1813 का चार्टर एक्ट, लिख लो इसको, 1813 चार्टर एक्ट। पॉइंट नंबर 1, मोनोपोली ऑफ कंपनी एंडेड, कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, क्लियर। बट नॉट ऑन टी एंड विद चाइना। चाइना के साथ काम करने का राइट अभी भी कंपनी के पास है, और टी के ऊपर काम करने का राइट अभी भी कंपनी के पास है। क्लियर है यहां तक की बात? 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हो रहा है कि मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी जाती है, लेकिन चाय और चीन दोनों के साथ मोनोपोली किसकी बनी रहेगी? ब्रिटिश कंपनी अपनी मोनोपोली को वहां पे कंटिन्यू करने वाला है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन। दूसरा क्या है? धार्मिक गतिविधियों का विस्तार, प्रमोशन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो देखो, एक तो क्या स्टार्ट किया कि मोनोपोली कंपनी की खत्म होगी, मोनोपोली खत्म होगी, यानी कि अभी कोई भी अगर यूरोप से या यूके से काम करना चाहेगा इंडिया के साथ, तो ही और शी विल नॉट बी बेस्ड ऑन द यूरोप ब्रिटिश कंपनी, दे कैन डायरेक्टली डू देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडियन फार्मिंग और इंडियन मार्केट। वो भारत के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अपना इंटरफेयर कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन? जो भी वहां के नागरिक हैं। कहां के? यूके के। यहां पे आप यूरोप भी नहीं बोलेंगे और यहां पे आप ब्रिटेन भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये वाली बात? मोनोपोली खत्म होने से किसको राइट मिल गया? सिटीजन ऑफ यूके जो रहेंगे वो डायरेक्ट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? वहां के सिटीजन थे, जब वो डायरेक्ट इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, तो रिजल्ट के तौर पे हमने क्या देखा? रिजल्ट के तौर पे हमने यहां पे देखा कमर्शियल फार्मिंग। क्या देखा? कमर्शियल फार्मिंग, है ना। दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक तो सर्वाइवल फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। सर्वाइवल में कौन सी क्रॉप्स हो जाती हैं? गेहूं, चावल, मक्का, ये सब चीजें जो होती हैं जो हम लोग खा के अपना गुजारा कर सकते हैं, नॉन एज सर्वाइवल। क्लियर है? कमर्शियल में कौन सी होती हैं? कॉटन, शुगर केन, करेक्ट, कॉफी, टी, है ना, अफीम, ओपियम, वो तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कलेक्ट करना तो ओपियम को तो पढ़ना पड़ेगा। पर बेटे कुछ तो गड़बड़ है तुम लोगों के अंदर। ओपियम के जैसे मैं नाम लेता हूं तुम लोग एकदम सीरियस से हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं। क्लियर है यहां तक की बात? तो अब यहां पे क्या हुआ, इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये कमर्शियल फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। कमर्शियल फार्मिंग में क्या हुआ कि मैं एज अ ब्रिटिशर्स आपके पास आया, जैसे मान के चलो कि आप असम के रहने वाले हो, केरल के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, चंपारण के रहने वाले हो या कहीं के भी रहने वाले हो, तो मैंने क्या किया, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि भाई रोहित, तो आपके खेतों पर आप क्या कर सकते हो? रोहित ने बोला सर मेरे यहाँ पे तो चाय होती है। तो आपके खेत कितने? से बोला सर ये वाले मेरे खेत हैं। कि इस खेत में आप कितनी चाय कर देते हो? सर 100 किलो के आसपास में चाय आपको करके दे सकता हूँ। कि 100 किलो कितने पैसे लोगे? इनने अपने सारा खर्चा पानी सब मिला के बोला सर 1000 रुपये। तो मैंने क्या किया, इसके साथ डील कर ली कि भैया 1000 रुपये मैं आपको दूंगा, आप कितना टाइम लोगे? ना सर 6 महीने। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 6 महीने बाद आऊंगा और इससे 100 किलो जो है वो चाय लेके जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? कितने रुपए में डील होगी हमारी? 1000 रुपये में डील होगी। मैं पकड़ो जी 100 रुपये एडवांस। मैंने क्या किया, भाई को 100 रुपये एडवांस दिए, मैं अपने यूरोप वापस चला गया, अपने देश में वापस चला गया। ठीक है, अब इनने 6 महीने में वो 100 किलो जो चाय थी उन्होंने क्रिएट करा, उसको डेवलप किया, उसके लिए मेहनत करी, 6-7 महीने साल भर बंदा उसमें लगा रहा, उसने अपने उसमें लेबर लगाई, पत्तियों को तोड़ा। क्योंकि अच्छा अपन इंडिया में तो सिर्फ रॉ मटेरियल दे सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई नहीं थी, और यूरोप के अंदर इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलप रेवोल्यूशन चल रहा था। जब ये चार्टर एक्ट आ रहा है 1813 का, यूरोप के अंदर क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट के तौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल था, अब यहां से सामान लेके जा रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आलू, हमारा रॉ मटेरियल, यहां से आलू लिए, ठीक है, शिप में बिठाए, शिप से कहां चले गए? यूरोप। वहां फैक्ट्री लगी हुई है, वहां फैक्ट्री में कटे और वो लेज की चिप्स बनाई और वापस लाके इंडिया में। मसाले हमारे, रॉ मटेरियल हमारा, आलू हमारा, ठीक है, देश हमारा, सब कुछ हमारा। यहां से लेके जाना, मशीन में उसको फिल्टर करके वापस इंडिया में आके 10 रुपए का पैकेट बेच दिया, जो हमारे यहाँ पे फ्री में गांव गांव में खेत खेत के अंदर जो हो रहे थे। समझे मेरी बात? ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ सिद्धांत था। कल ही मैंने बुक का नाम बताया था, नाम बताओ, कल ही बुक का नाम बताया गया था दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद आ गई, क्लियर है यहां तक? तो देखो 1813 के चार्टर एक्ट में मोनोपोली खत्म हुई। मोनोपोली खत्म होने के बाद क्या रिजल्ट के तौर पे देखने को मिल रहा है कि वहां के यूके के सिटीजन डायरेक्ट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसके जो ये भी कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए एक नुकसान का ही सौदा हुआ। अब जैसे 6 महीने के बाद मेरे को वापस आना था रोहित के पास कि हाँ भाई आपका डील हो गई थी हमारी सारी, मैं इसको 100 रुपए एडवांस दे गया था, इसने अपने 6 महीने 7 महीने जो भी हमारा टाइम हुआ इसने पूरी मेहनत उसके ऊपर करी, हुआ। लेकिन 6 महीने बाद मैं वापस ही नहीं आ रहा, भाई के साथ तो मोए मोए हो गया। अब ये मुझे फोन करे जा रहा है, मेरे फोन ब्लॉक, बाढ़ में जाओ। क्लियर है मेरी बात? अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये इस चाय का करेगा क्या, ना तो इसके पास इंडस्ट्री, ना इसके पास कोई दूसरा खरीदार, और ना ये इतनी चाय बेचारा बना के पी सकता। ऑब्वियस सी बात थी कि ये तो बिल्कुल वेस्ट क्रॉप हो गई, इसके लिए डेड क्रॉप हो, इसी पूरी मेहनत पूरा पैसा सब खराब हो गया, मैं ले ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, क्यों मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई इज्जत कर ही नहीं रहा जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें मैंने अभी भी साइन किया है। क्लियर है? अब मैं उसके 2-3 महीने के बाद आ रहा हूँ ऐसे घूमता फिरता पीछे हाथ करके बाबूजी स्टाइल में आ रहा हूँ इसके पास कि यार वो रोहित कह रहा सर आ रहे आपने तो मेरे साथ डील की थी, आपने साइन वाइन किए थे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ अरे यार प्रॉब्लम क्या हो कि मेरे को आपसे चाय लेके जिसको बेचनी थी ना उसने मना कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो आपसे अपने 100 रुपए लेने आया हूँ जो मैंने आपको एडवांस दिया था। देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में था, पढ़ लो क्या पढ़ोगे, चलो कोर्ट, अभी दिखाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, जेल ऑर्डर लूंगा तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना लोग इंडियंस को। क्लियर है? अब रोहित कह रहा है कि सर ऐसे कैसे यार, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कह यार तो मैं भी नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो, तो एक काम करो, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुमसे चाय ले लेता हूं, मैं तुम्हें 1000 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, इसके 200 रुपए और दे सकता हूं, 100 रुपए तुम्हें दे रखे हैं, मर्जी तुम्हारी है। तो मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं, तुम जेल के तैयार हो, मेरे को 100 रुपए मेरे वापस करो। कहां से कर दे, वो तो जेब से लगा के बैठा है, वो बेचारा खुद बर्बाद हुआ बैठा है किसान। तो या मैं तुम्हें 200 रुपए और दे सकता हूं और ये जो आपकी 100 किलो चाय है मुझे दे दो, क्या करोगे? मरता क्या नहीं करता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई ने बोला दो सर, 200 रुपए दो, ले जाओ, क्या करूं? क्लियर है मेरी बात? पैसे लिए 200 रुपए, नुकसान किसका हुआ? किसान का। फायदा पूरा किसके पास गया? ब्रिटिश के पास। यहां से लेके गए अपने वहां पे मैन्युफैक्चर करी, यहाँ पे टाटा टी नाम से अग्नि चाय, टाटा टी चाय इंडिया में आगे पैकेट के पैकेट बेच दी। इंडिया जो थी बड़ी मार्केट थी, लोग ज्यादा थे। समझे मेरी बात? ये किस एक्ट के बाद देखने को मिल रहा है? 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ये चीज इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। जो इंडिविजुअल या कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हुई वो, उसके बाद हमें इंडिगो फार्मिंग देखने को मिलती है। इंडिगो इज नोन एज नील, नील की खेती बोलते हैं। इंडिगो फार्मिंग का क्या होता है कि जिस जगह पे इंडिगो फार्मिंग कल्टीवेट की जाती है उस जगह का फिर वो जो फर्टिलाइजेशन है वो खत्म हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता वहां पे, आप कुछ अलग आप कोई फसल बो नहीं सकते। तो ये जो था ये जो इंडिगो फार्मिंग था, ये बेसिकली बिहार के एक जिले में इसको स्टार्ट किया गया था, विच इज नोन एज चंपारण। कौन से जिले में किया गया था? चंपारण में किया गया था। ठीक है, एंड दैट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इंडिगो फार्मिंग को किस सिस्टम के नाम से जाना जाता है? इंडिगो फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज, गांधी ने इस पे बड़ा मूवमेंट चलाया था, चंपारण आंदोलन गांधी जी का चला था, समझे? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट सिस्टम इज नोन एज तीन कठिया। याद आ गया? तीन कठिया सिस्टम बोलते हैं ये नील खेती को, इसको इंडिगो फार्मिंग को तीन कठिया बोले तो, तीन कठिया बोले तो, हाँ करेक्ट। तो ये टोटल लैंड का 15% भाग होता था। टोटल जो आपके पास जमीन है उसके ऑलमोस्ट 15% भाग पे आपको इंडिगो फार्मिंग करनी पड़ेगी। चंपारण के किसानों के लिए कानून बना दिया गया था। अब इंडिगो फार्मिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट? कमर्शियल एग्रीकल्चर। खा तो सकता नहीं कोई बंदा इंडिगो को, ठीक है, और वो केमिकल कलर अभी बने नहीं थे तो सब काम इंडिगो से ही हो रहे थे। क्लियर है? इंडिगो की कल्टीवेशन हमारे यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके बाद जो खेत थे उसका जो उपजाऊपन था वो खत्म हो जाता था। फर्टिलाइजेशन ऑफ फील्ड वाज एंडेड, टोटली एंडेड। क्लियर समझे यहाँ तक? तो ये सारे के सारे नुकसान हमें किसके बाद देखने को मिलते हैं? 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। तो 1813 में मोनोपोली खत्म होने से नुकसान समझ में आ गए। ठीक है, मोनोपोली के साथ भी नुकसान हमारी ओर थे। उसके बाद हमें लगा मोनोपोली खत्म हुई है तो क्या पता कुछ राहत की चीजें निकल के आया, लेकिन रिजल्ट के तौर पे क्या निकल के आया? और नुकसान निकल के आया। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट हमने इसके अंदर लिखा प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्या लिखा?
कि अब यहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं उनको ये परमिशन दे दी गई है, उनको ये बोल दिया गया है कि आप लोग इंडिया जाओ और इंडिया में जाने के बाद वहां के लोगों को अपने धर्म के बारे में बताओ। किस बारे में बताओ? कि व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी आप लोग स्टार्ट करेंगे वहां जाके। क्लियर है यहां तक की बात? मैं यहां तक। अब देखो प्रमोशन ऑफ रिलीजन में एक चीज और निकल के आएगी कि ये जो सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स थे, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार, ठीक है, इसको आप हमेशा 4 फेज में पढ़ते हैं। सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म को कितने फेज में पढ़ोगे? 4 फेज में पढ़ोगे, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी आंसर मेरे को उम्मीद है कि आप लोग दे दोगे। जैसे पहला जो फेज है वो आपका 1772 कह लो या 1773 कह लो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से स्टार्ट होता है टिल 1813। पहला जो इसका फेज है वो 1772 से लेके 1813 तक के दौर में चलेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो शिवम क्या लगता है दूसरा 1813 से कहां तक चलना चाहिए? आप चार्टर एक्ट से चार्टर एक्ट को कनेक्ट कर रहे हो, कुछ इंसिडेंट होगा बड़ा तभी कुछ होगा चेंज। क्या लगता है रोहित? दूसरा जो फेज है वो आपका 1813 से कहां तक चलना चाहिए? 57 इज करेक्ट आंसर। सीधी सीधी बात है, रिवोल्ट 1857 की क्रांति। क्लियर है? तीसरा जो फेज है वो 1857 से कहां तक चलना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस पार्टी कब बनती है? 1885। ठीक है, जो चौथा फेज है वो आफ्टर 1885, इसके बाद चलेगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक की बात समझ गए? ठीक है। पहले फेज के अंदर जो पहला इसका फेज था 72 से लेके 1813 का, पहले फेज के अंदर अगर आप ब्रिटिशर्स हो और आपको अभी अभी यहां पे इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिला है, इससे पहले आपके पास ऑफिशियल कंट्रोल था, रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि ऑफिशियल कंट्रोल मिल गया था, इनडायरेक्ट बताया था, ठीक है ना। तो अगर आप ब्रिटिश कंपनी हो और या आप ब्रिटिश क्राउन हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिशर्स हो, और आपको इंडिया के अंदर ये मिल जाता है कि आप यहाँ के सोशल और कल्चरल रिफॉर्म में बदलाव कर सकते हैं, तो क्या क्या बदलाव कर सकते हो? आप क्या करोगे? आप पहले फेज के अंदर अगर आप होते हैं आप ब्रिटिश के, आप क्या बदलाव करते? विडोरी मैरिज एक्ट, ठीक है, और सती प्रथा हो गया, ठीक है, कास्ट सिस्टम बैन हो गया, नरबली कैनिबलिज्म ह्यूमन सैक्रिफाइस बैन कर दिया, ठीक है, गुड, ये कर सकते थे, है ना। यही कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन दादा करोगे तो जब पहले इनके बारे में पढ़ोगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इंडिया के सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तब तक आप कैसे उसके अंदर बदलाव करोगे? सीधी सी बात है। तो पहला जो फेस होगा वो ब्रिटिश कंपनी के लिए वो किस चीज का फेस होगा? एक रिसर्च फेस होगा। क्या होगा? रिसर्च, कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है पहले ये तो जानो, इंडिया के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों है, ये तो जानो। समझे मेरी बात? तो पहले फेज के अंदर आपको यहां पे 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1780 में संस्कृत लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया विद इंग्लिश। 1780 में संस्कृत भाषा का इंग्लिशीकरण किया गया, इसको इंग्लिश भाषा में किया गया, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे टेक्स्ट थे, जैसे कि आपका हितोपदेश है ना, जैसे कि आपका दैट अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? किसने? मालविका अर्जुन अग्निमित्रम किसकी लिखी हुई किताब है? क्या है इसके अंदर? मालव देश की राजकुमारी। हाँ, पढ़ा है इसको? गुड, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब पर्सनली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंटरेस्ट, मतलब यूपीएससी में इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर्सनली कभी इसको पढ़ोगे ना, मालविका अग्निमित्रम, बड़ी शानदार होगा, बड़ी शानदार। अपने वेद कितने हैं? पहला वेद ऋग्वेद, कितने मंडल हैं? पहले वेद में 10 मंडल हैं। कहाँ 12, 18, 20 पे पहुंच रहे हो? 8वां मंडल क्या है? हैं? 8वां मंडल एक्सप्लेन व्हाट? 8वां मंडल किस चीज को एक्सप्लेन करता है? 8वां मंडल इज ऑल अबाउट सोमरस, बड़ा शानदार मंडल है, पर्सनली कभी पढ़ना। मतलब हमारे ऋषि मुनि इतने होशियार हुआ करते थे कि 8वें मंडल के अंदर एक ऋषि लिखते हैं कि मैं जब सामेत पर्वत की पहाड़ियों पर जाके उस पेड़ के रस को पीता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं देवता से संवाद कर सकता हूं। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों को यह भी बताता है कि ठेके कहां कहां पर खड़े हुए हैं।
सामेत पर्वत पर जिन पहाड़ियों पर जाके पत्तों को के रस को पीते, उससे नशा हो जाता था। और 2 घूंट जाने के बाद तो अपने को भी लगता ही है कि अपनी भगवान है, वही हाल इनका था। तो 8वां मंडल इज ऑल अबाउट सोमरस। 10वां मंडल क्या है? इट एक्सप्लेन पुरुषुक्ता, वर्ण व्यवस्था, 4 जो वर्ण बनाए थे। कभी इस पे कभी और चर्चा करेंगे, अभी छोड़ते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे अभिज्ञान शकुंतलम, हितोपदेश, मनुस्मृति, है ना, और आपकी दैट महाभारत, गीता, भगवत गीता, इन सबको इन लोगों ने ट्रांसलेट करने का काम किया फर्स्ट फेज के अंदर। फर्स्ट इन्होंने इंग्लिश को ट्रांसलेट किया सभी भाषाओं, अपनी इंग्लिश भाषा में, संस्कृत को ट्रांसलेट किया। उसके बाद इन्होंने फिर जो बुक्स थी हमारी उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। क्लियर है यहां तक की बात, है ना। अब इसमें इनको एक बात समझ में आ गई कि ना तो किसी वेद में, ना किसी उपवेद में, ना किसी किताब में, ना किसी ज्ञान की बात में कहीं भी इंडिया के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि सती प्रथा होनी चाहिए। यार आप इंडियंस मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सती को इतना फोकस कर रहे हो कि सती सिस्टम होना चाहिए, सती सिस्टम पे ये होना चाहिए कि जो पति का अगर देहांत होगा तो पत्नी को साथ साथ मर जाना चाहिए। कहां लिखा है? ये तो आपकी रूढ़िवादी, इट्स जस्ट अ ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी ऑफ योरसेल्फ क्रिएटेड बाय यू ऑन। आपने बनाया इसको, इसमें कहीं भी किसी भी चीज में ये चीज लिखी नहीं हुई, तो आप इसको कर क्यों रहे हो? विच इज ट्रू, बिल्कुल सही बात थी। कि क्या सेंस बनता है कि पति का देहांत हुआ, पत्नी को साथ साथ जला दो चिता के ऊपर? कोई लॉजिक है? कोई लड़की अगर विडो हो गई और उसको नहीं, उसका अगर सती नहीं हुआ तो वो कभी जीवन में शादी नहीं कर सकती, कोई लॉजिक है इसके अंदर? एक बच्ची का जन्म हुआ, क्योंकि बच्ची का जन्म हुआ तो आप उसको मार दोगे, और वैसे आप औरतों को देवी बना के भी पूज रहे हो अपने यहाँ पे, कोई लॉजिक है इसके अंदर? है कोई लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं। तो उन्होंने पहले फेज के अंदर इंडियन सोसाइटी को सिर्फ स्टडी किया इन माध्यम के थ्रू, इन मीडियम के थ्रू, कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, और लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम लोग गलत उसको फॉलो कर रहे हो, वो आपकी किताबें आपके ग्रंथ में नहीं है, जो आपके ग्रंथ, जो आपकी धार्मिक बुक्स कहती हैं वो ये कहती हैं, तो आप इसको फॉलो करो। बात समझे? लेकिन इससे एक नतीजा क्या निकल के आया? इट जस्ट लाइक आज के कोई आपसे मतलब पूछ सकता, मैं इन टॉपिक को बड़ा डैम श्योर होता हूं कि यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं तो मेंस में चीजें बड़ी वो की जाती हैं, कंपेयर की जाती हैं। आज अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इट इज समथिंग लाइक ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जो था वो गलत था, हमें पता है, ठीक है। मुस्लिम समाज को पता है ट्रिपल तलाक गलत है, मुस्लिम समाज को पता है हलाला गलत है, मुस्लिम समाज को पता है कि ये चीजें जो उन्होंने जो बना रखी है, किसी कुरान किसी आयत में नहीं है, नहीं लिखी हुई है ये सब चीजें, ये तो बना रखी है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, जैसे हमने बना ली थी, हमारे समाज ने बनाई थी प्राचीन इतिहास के अंदर अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सोसाइटी को अपने हिसाब से रन करने के लिए। अब क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स ने बंद किया, तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स लोग बैठे हुए थे, जो रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति बैठे हुए थे, उनको ये बात इसलिए पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ये ब्रिटिशर्स इसको बैन कर रहे हैं। और बैन इसलिए कर रहे हैं ब्रिटिशर्स क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में, ओके हाँ, तो हम लोगों को प्रॉब्लम इस बात से ज्यादा होती कि ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज तो ठीक है, हमारे यहाँ किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं लोग इंडिया के अंदर। अभी अभी एक एक्ट में इन्होंने ये वाली बात कही है, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने धर्म के प्रमोशन के लिए एक एक्ट पास कर चुके हैं, उसमें वो अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और हमारे लोग इसी बात पे इसका विरोध कर रहे हैं कि आज आपका ये जो इंटरफेयर है ये इसलिए क्योंकि आपको आपका धर्म प्रमोट करना है। लॉजिकली तो हम लोग सही थे। तो इट इज समथिंग लाइक कि मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बैन किया, तो मुस्लिम को पता तो है कि गलत है, कम्युनिटी को पता है, महिलाओं को पता है, पुरुषों को भी पता है। जो समझदार होगा वो कभी ट्रिपल तलाक का सपोर्ट करेगा ही नहीं उस प्रॉपर एक मुस्लिम कम्युनिटी से। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रिपल तलाक बैन किया गया है, प्रॉब्लम ये है कि मोदी ने किया है। द प्रॉब्लम इज कि मोदी ने किया, और मोदी की जो इमेज है इट इज अ काइंड ऑफ हिंदूवादी इमेज। बीजेपी तो हिंदूवादी बात करते हैं, तो क्योंकि मोदी ने बात की है तो मोदी जो है धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर से इस्लाम को या मुस्लिम जो है वो खतरे में है। वो दिखाता ना न्यूज पे हमेशा, ये तो चलता है। तो क्योंकि मोदी जी ट्रिपल तलाक को बैन करें इसलिए ट्रिपल तलाक गलत, इसलिए मोदी जी का ये फैसला गलत है। बाकी पता उनको भी है कि जो बैन किया गया विच इज टोटली करेक्ट, ये होना चाहिए था। ये कुछ कुछ ऐसे है जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में हमारे साथ हुआ। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को बंद किया, जो होनी चाहिए थी, बंद होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत था ना, है ना। यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने स्टार्ट किया कि कोई लड़की अगर विडो हो जाती है 18 19 12 13 साल पे शादियां कर रहे हैं, 15-16 लड़ाइयां हर जगह चल रही है, 15-16 साल की लड़की विडो हो जाती है, अब पूरी जिंदगी वो वैसे ही बैठी रहेगी, या तो उसको आप वो करा दो, सती करवा देना चाहिए था, गलत था। बच्ची का जन्म हो रहा है आप मार रहे हो, गलत है।
आप अपने धर्म के किसी रीति रिवाज को पूरा करने के लिए नर बलि दे रहे हो, कैनिबलिज्म को आप प्रमोट कर रहे हो, गलत है। ह्यूमन सैक्रिफाइस गलत है। कौन से हमारे किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। वो कह रहे हैं कि जब आप जिन ग्रंथ को फॉलो कर रहे हो, मैं उन्हीं ग्रंथ की बात कर रहा हूं, आपके ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ। हम कह रहे हैं नहीं, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने धर्म का प्रमोशन करना चाह रहे हो। समझे मेरी बात? मोदी ये जब ट्रिपल तलाक को बैन करते हैं तो मोदी यही बोल के तो बैन करते हैं कि ट्रिपल तलाक बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये आप इसलिए खत्म करो क्योंकि आप हिंदूवादी राजा हो, क्योंकि आप अपने हिंदुज्म को प्रमोट करना चाहते हो, इसलिए आप इसको खत्म कर रहे हो। दोनों चीजें सिमिलर हैं, याद रहेगी ये वाली बात, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में एक तो मोनोपोली खत्म हुई, उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ? इंडिया में कमर्शियल वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, रिजल्ट के तौर पे और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया, रिजल्ट के तौर पे इंडिगो फार्मिंग स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर। बात समझ में आई? दूसरी तरफ इन्होंने प्रमोशन ऑफ रिलीजन स्टार्ट किया। प्रमोशन ऑफ रिलीजन के अंदर क्या स्टार्ट हुआ? इसके जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे करके अपने धर्म को इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहते थे। क्लियर है? अब दूसरी तरफ मैं आपको सोशल और उसके रिफॉर्म्स बता रहा था। पहला फेज मैंने बताया, पहले फेज में सिर्फ रिसर्च की, रिसर्च के अंदर उन्होंने कुछ किताबों को अपनी लैंग्वेज में, गीता को और मनुस्मृति को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, उसको समझा और पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन ये जो सब हो रहा था, इसको करने वाला जो मेन बंदा था, द पर्सन बिहाइंड दैट ऑल वाज, इन सब के पीछे जो काम हो रहा था, ये जो ट्रांसलेशन का या बुक्स को ट्रांसलेट करने का, इन सब के पीछे जो बंदा था उसका नाम था जॉन विलियम। क्या नाम था? जॉन विलियम। ठीक है, जॉन विलियम ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसको बोला जाता है एशियाटिक सोसाइटी। क्या बोला जाता है? ठीक है, इसका एक न्यूज़पेपर था, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये न्यूज़पेपर था किसका? जॉन विलियम का। तो ये जो सब ट्रांसलेशन हो रहा है किसके माध्यम से किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है? जॉन विलियम। कौन सा ग्रुप कर रहा है? एशियाटिक सोसाइटी। किस न्यूज़पेपर में या किस रिसर्च पेपर में हम इसको पढ़ सकते थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये उसका रिसर्च पेपर था, न्यूज़पेपर था, मैगजीन जिसको आप लोग बोलते हैं इन शॉर्ट। क्लियर है मेरी बात? तो पहले फेज के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन टेक्स्ट। क्लियर है? अब दूसरा जो फेज स्टार्ट हुआ, बबलू आप मुझे बताओगे, दूसरे फेज के अंदर अब आप क्या करोगे एज ए ब्रिटिशर्स? अब उसको प्रोसेस कर देंगे, करेक्ट है ना? अभी तो आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, आप समझ गए, ठीक है। अब दूसरे फेज में आपने क्या किया? आप यहां पे प्रोएक्टिव हो गए। क्या हो गए? प्रोएक्टिव। पूर्ण रूप से आप डेडिकेशन के साथ करोगे कि हाँ आप तो बदलाव करेंगे। क्लियर है? दूसरा फेज स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1813 से। ईयर पर बड़ा ध्यान रखना हर टाइम। 1813 में क्या हुआ है? जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। दूसरा फेज भी वहीं स्टार्ट हो रहा है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, दोनों चीज कनेक्ट हो रही है। समझ में आ रही दोनों बातें? ठीक है। अब यहां पे क्योंकि प्रमोशन ऑफ रिलीजन स्टार्ट हो गया, तो इंडिया के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध करना बड़ा स्वाभाविक था, वो तो विरोध करेंगे उस टाइम पे। क्लियर है यहां तक की बात? ऑलराइट। लेकिन इंडिया का जो एजुकेटेड ग्रुप था, एजुकेशन तो खैर मिली नहीं थी, एजुकेटेड ग्रुप मतलब समझदार जो लोग थे, ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज में बहुत सारे समझदार जो उनके वो थे, वो होते हैं मौलवी वगैरह, उन लोगों ने सपोर्ट किया था मोदी एडिशन वगैरह। हाँ सही बात है, ट्रिपल तलाक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा जो ग्रुप था वो लोग सपोर्ट कर रहा था। सारे मुस्लिम विरोध में कोई थे ट्रिपल तलाक के? बात समझ रहे हो ना? सारी मुस्लिम महिलाएं विरोध में कोई थी? वो तो खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो सारा इंडिया विरोध में नहीं था, विरोध में कुछ लोग थे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे हो रहा है कि जो चीजें जो इंप्लीमेंट की जा रही थी, तो इंडिया का एक ग्रुप तो विरोध कर रहा था, लेकिन जो इंप्लीमेंट कर रहे थे इंडिया का एक ग्रुप साथ में भी था, दैट इज इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ इंडिया। जो विरोध कर रहा था ऑर्थोडॉक्स ग्रुप ऑफ इंडिया। तो इंडिया इंडिया के 1813 के बाद दो ग्रुप हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एंड ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, पढ़ा लिखा ग्रुप और रूढ़िवादी ग्रुप। ठीक है ना, यानी कि उदारवादी ग्रुप और रूढ़िवादी ग्रुप, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। क्लियर है यहां तक की बात? तो यहां पे जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उसमें राजा राम मोहन राय सबसे मेन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ऐसे कई सारे नाम थे जो इसमें सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग कहां सपोर्ट कर रहे थे? दे वर सपोर्टिंग दैट चेंजेस शुड बी देयर इन टू दिस सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ये बदलाव होना जरूरी है। पक्का? चलिए रिजल्ट के तौर पे अगला जो स्टेप है वो 1857 का रिवोल्ट आ गया।
ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि 1857 के रिवोल्ट में एक वो आम आदमी जो ना किसान है ना जमींदार है वो क्यों जुड़ेगा? दैट सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। क्लियर है? एक आम आदमी क्यों, किसान क्यों जाएगा? रेतवाड़ी, महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, इजारेदारी, है ना। जमींदार क्यों जाएगा? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। क्लियर है? ठीक है ना। कॉमन जो एक खेत चलाने वाला एक आम आदमी है वो क्यों जाएगा? दैट कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो उसका एक्सप्लोइटेशन होता। ठीक है, जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वो क्यों जाएगा? दैट सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म अननेसेसरी अकॉर्डिंग टू देम ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। ठीक है, वो इसलिए जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इन सब के ब्याह क्या हो जाता है? 1857 का इंडिया के अंदर एक रिवोल्ट, बहुत बड़ा रिवोल्ट एक देखने को मिलता है। ठीक है, रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स कहते हैं भाड़ में जाओ, हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे थे, है ना। अब बात तो सही थी, वो तो अच्छे के लिए कर रहे थे, अब तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं करवाना मत करो। क्लियर है? तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं तुम अपने ऊपर ही रखो, हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना। तो थर्ड फेज जो था इसके अंदर ये एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ वर्किंग रहते हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्टिवली नहीं। ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि जो बदलाव आप चाहते हो, अब मैं ब्रिटिशर्स हूं, ठीक है, आप इंडियंस हो, वही इंटेलेक्चुअल मान लो या आप कोई भी ग्रुप मान लो, आप अगर बदलाव चाहते हो तो मैं बड़ा क्लियर कट बोल रहा हूं, सर इफ यू वांट द चेंज तो एक काम करते हैं, आई एम क्रिएटिंग अ कमेटी अंडर द मिस्टर रोहित, और रोहित और आप लोग मिलकर फैसले करो कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए। ठीक है, और जो भी आप मुझे सबमिट करोगे मैं लागू कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपने मन से नहीं करूंगा। आपको लगता है, मुझे भी लगता है होना चाहिए, लेकिन आप क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो जो आप लोग बोलोगे वो मैं कर दूंगा। तो कोई एक्टिव नहीं है, सिर्फ वर्किंग है। जो भी रिपोर्ट्स करनी है आप लोग बताओगे, मैं उसको बदल दूंगा। क्लियर है मेरी बात? थर्ड फेज क्लियर हो गया। ठीक है, फोर्थ फेज में तो उन्होंने क्या बना दिया? आईएनसी। क्या बना दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई तो इसके अंदर टोटल स्टार्टिंग में 72 डेलीगेट्स थे। कितने थे? 72 डेलीगेट्स। ठीक है, 72 के 72 कौन थे? 72 में से ऑलमोस्ट 90% तो वकील थे। तो वकील कोई कैसे बनेगा? ब्रिटेन में पढ़ के बनेगा। तो जो ब्रिटेन में पढ़ रहा है उसकी सोच कैसी होगी? ब्रिटिशवादी सोच होगी। यानी कि वो 72 के 72 लोग कौन थे? सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर। 72 लोग वो थे जो 1857 के रिवोल्ट के खिलाफ थे। ठीक है, 72 लोग वो थे जो आजादी की बात कभी करते ही नहीं थे। क्लियर है मेरी बात? तो ये लोग जो थे इनके दम पे इन्होंने कांग्रेस को बनाया। अब जो चेंज करना है अब तुम लोग देख लो। क्लियर है? कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, अब जो चेंज करना है वो तुम लोग देख लो। सेम चीज अब कांग्रेस पार्टी वो कमेटी बना रही है, रिपोर्ट दे दी, किसको दे दी? वॉयसरॉय को। वॉयसरॉय उसको इंप्लीमेंट करा, बाद में जाओ। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि एक बार करके देख लिया आपने, क्या रिजल्ट दिया? 1857 का रिवोल्ट। समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म। 4 फेज क्लियर रहेंगे। इधर आ जाओ वापस से। 1813 के चार्टर एक्ट में मोनोपोली समझ में आ गया था। उसके बाद प्रमोशन ऑफ रिलीजन समझ में आ गया, उसका रिफ्लेक्शन, उसका इफेक्ट समझ में आ गया।